हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मौखिक भाषा के तत्व एवं महत्व, एलिमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल लैंग्वेज। तो हम देखते हैं प्राय दैनिक जीवन में बातचीत होती है, अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के लिए संप्रेषित करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ देखते हैं इंट्रोडक्शन। बालक को विशेष वातावरण एवं व्यक्ति तथा वस्तु के संपर्क में आने पर परस्पर संबंधों का बोध होता है। वह भाषा के माध्यम से संकेतों को प्रकट करके उस वस्तु, व्यक्ति या वातावरण से संबंध स्थापित कर लेता है। बालक को भाषागत संबोधों के निर्माण एवं विकास के लिए शिक्षक, कार्यकर्ता को कुछ क्रियाएं करनी होती हैं तथा मौखिक अभिव्यक्ति को भाषागत संबंध का एक सशक्त माध्यम भी समझना होगा। इसी के साथ हम देखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ। साधारणतः हम बोलचाल की भाषा को ही मौखिक भाषा की संज्ञा देते हैं। मौखिक भाषा ध्वनि प्रधान होती है। पशु पक्षी भी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, किंतु उनकी वे ध्वनियाँ उन्हीं के समाज द्वारा समझी जा सकती हैं। इस प्रकार मानव अपने हृदयगत विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उन्हें उसकी मौखिक भाषा कहा जाता है। इसी अर्थ के समर्थक हैं प्रोफेसर रमन बिहारी लाल। उन्होंने लिखा है, मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक भाषा कहते हैं। ध्वनियाँ समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं। मौखिक भाषा के पश्चात ही लिखित ध्वनियों का जन्म होता है। पहले तो मनुष्य मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है। अब हम देखेंगे मौखिक भाषा की परिभाषा। सर विलियम बेंटन ने लिखा है, आत्म प्रकाशन मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यानी कि स्वयं जो हमारे मन में है उसको प्रकाशित करना, यानी कि आत्म प्रकाशन करना मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आगे एगमैन फ्रैंक लिखते हैं, एवरीथिंग यू एंड आई do springs from two motives, the desire to be great। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा शिक्षा के 4 भाग या अंग हैं, भाषण, लेखन, पठन और साहित्य परिचय। इनकी समुचित शिक्षा पर ही भाषा शिक्षण की सफलता निर्भर करती है और मौखिक भाषा भी निर्भर करती है। कोई भी विषय हो, चाहे गणित या विज्ञान के विपरीत पढ़ना एकमात्र अकादमिक क्षेत्र है। इसमें हम बच्चों से बुनियादी कौशल स्तर के साथ किंडरगार्टन के रूप में आने की उम्मीद करते हैं। अनेक शोधों से पता चला है कि मौखिक भाषा जो है, जिसकी नींव 4 साल की उम्र तक विकसित हो जाती है, का किंडरगार्टन के लिए बच्चों की तैयारी और उनके पूरे शैक्षणिक करियर में उनकी सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मौखिक भाषा अक्सर शब्दावली के साथ मुख्य घटक के रूप में जुड़ी होती है। हालांकि मौखिक भाषा बहुत अधिक इसमें शामिल होती है, क्योंकि मौखिक रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से हम ज्ञान, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बोले गए शब्दों का उपयोग करते हैं। और ईएल की मौखिक भाषा विकसित करने का ये अर्थ होता है कि कौशल और ज्ञान विकसित करना जो सुनने और बोलने में आता है। इन सभी का पढ़ने की समझ और लिखने के लिए एक मजबूत संबंध हो जाता है। मौखिक भाषा कम से कम 5 प्रमुख घटकों या एलिमेंट्स यानी कि मोड्स 2010 पर आधारित है से बनी होती है। ध्वन्यात्मक कौशल, व्यवहारिकता, वाक्य रचना, रूपात्मक कौशल और शब्दावली, जिसे शब्दार्थ भी कहा जाता है। मौखिक भाषा के ये घटक बातचीत और बोली जाने वाली भाषा के यानी कि बोले जाने वाली बातचीत के माध्यम से संवाद करने और सीखने के लिए आवश्यक है। लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण अंतर है जो साक्षरता निर्देश के लिए निहितार्थ होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हम ओरल लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले पॉइंट पर दिया है फोनोलॉजिकल स्किल्स एंड अवेयरनेस ऑफ साउंड सच एज सिलेबल्स एंड राइम्स। सेकंड पॉइंट पर हम देख रहे हैं सिंटैक्स, अंडरस्टैंडिंग वर्ड ऑर्डर एंड ग्रामर रूल्स। मोर्फोलॉजिकल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड, फॉर्म्स एंड पार्ट्स। प्रैग्मेटिक्स, अंडरस्टैंडिंग द सोशल रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेमेंटिक्स ऑफ वोकाबुलरी, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज।
तो यहाँ पर जब देखेंगे कि ध्वन्यात्मक स्केल में हमें क्या देखना होता है, साउंड देखना होता है, यानी कि ध्वनि देखनी होती है, और एक तरह से लय देखनी होती है, यानी कि राइम्स। जैसे मान लीजिए बच्चे कविताएं गाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो किस तरह से वे लय बना रहे हैं। इसी तरह से जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो हमारी लय क्या है। ऐसा ना हो कि साधारण तरीके से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा लगने लगे कि हम गीत गा रहे हैं, या फिर कोयल की तरह कूकू कर रहे हैं, या फिर तोते की तरह कर रहे हैं, या मैमियानी जैसी आवाज़ आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंटैक्स यानी कि अंडरस्टैंडिंग जो है वर्ड ऑर्डर एंड ग्रामर रूल्स, यानी कि एक सीक्वेंस में होने चाहिए। वर्ड्स की कर्ता कब आएगा, कर्म का प्रयोग कब होगा, क्रिया का कब होगा। तो इस तरह से इनका जो है हमें रूल पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग वर्ड फॉर्म्स एंड पार्ट्स, यानी कि जो शब्द हैं उनके मीनिंग हमें पता होना चाहिए, और फॉर्म्स उसकी पता, वर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, कौन सी फॉर्म में हम प्रयोग कर रहे हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, और कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी बालक से कोई बात पूछी जाती है तो वो वाक्य आधा अधूरा बोलता है। जब आधा अधूरा वाक्य बोलता है तो कभी कभी उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि जो उसे पार्ट बोलना चाहिए वो ना बोलकर अनावश्यक पार्ट बोल रहा है, जो कि पूरे वाक्य में समाहित तो हो सकता है परंतु मुख्य पार्ट नहीं है। ऐसे ही लिखने में होता है। जब मौखिक रूप से सीखता है बालक तो वो पार्ट उसके पास अगर रह जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द सोशल रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो संप्रेषण हो रहा है वो सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग है नहीं, सामाजिक नियम हैं उनके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो उस मौखिक भाषा का जो है कोई भी महत्व नहीं है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज। जो फ्रेज हैं और वर्ड्स हैं उनके मीनिंग की भी समझ होनी चाहिए बालक के लिए। जब तक समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक वह बालक भाषा का, मौखिक भाषा का प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। हमें एक छात्र के ध्वन्यात्मक कौशल वे हैं जो उसे भाषा की ध्वनियों के बारे में जागरूकता देते हैं, जैसे कि शब्दांश और तुकबंदी की आवाज़, आर्गस्टर, लेहर और ओसबोर्न मौखिक भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण होने के अलावा ये कौशल शब्द पठन विकास का समर्थन करने में एक मूलभूत भूमिका निभाते हैं। शब्दों को पढ़ना सीखने के शुरुआती चरणों में बच्चों को अक्सर शब्दों को उच्चारण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन ध्वनियों को अक्षरों से मिलाने में सक्षम होने से पहले छात्रों को भाषा बनाने वाली असतत ध्वनियों को सुनने और जो है समझने में सक्षम होना चाहिए। ध्वन्यात्मक कौशल आमतौर पर जो है कहें कि EL लर्निंग के लिए कठिनाई के स्थायी स्रोत प्रस्तुत नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि निर्देशात्मक परिस्थितियों में औसतन EL और उसके एक भाषी अंग्रेजी बोलने वाले साथी समान स्तरों पर और दोनों समूहों में ध्वनि संबंधी कौशल विकसित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अंग्रेजी हो या हिंदी, कोई भी भाषा हो, उसमें जो है कौशल विकसित करते हैं। इन कौशलों को प्राथमिक ग्रेड द्वारा महारत हासिल हो जाती है। इसी क्षेत्र में छात्रों का कौशल वाक्य रचना करना, आकृति विज्ञान और व्यावहारिकता, वाक्यों और पैराग्राफों के अर्थ को एक साथ रखने और अलग करने और मौखिक और लिखित संवाद के लिए केंद्रीय तंतु है। सिंटैक्स शब्द क्रम और व्याकरण संबंधी नियमों की समझ को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए दो वाक्यों पर विचार किया जा सकता है, जैसे रिश्तों को केवल देखभाल और ध्यान से संरक्षित किया जा सकता है। वाक्य दो केवल देखभाल और ध्यान से ही रिश्ते सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शब्द क्रम भिन्न है, वाक्य एक ही संदेश का संचार करते हैं, यानी कि दो वाक्य दिए गए हैं और दोनों वाक्यों में शब्द आगे पीछे दिए गए हैं। जैसे रिश्तों को देखभाल और ध्यान से संरक्षित किया जा सकता है, वाक्य दूसरा है केवल देखभाल और ध्यान से ही रिश्ते सुरक्षित रहते हैं। शब्द वे ही हैं परंतु आगे पीछे हैं, शब्दों के क्रम में भिन्नता है, अतः वे एक ही अर्थ का एक तरह से संचार कर रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं तैराक ने डोंगी पार की, डोंगी तैराक के पार से निकली, तो ये भी दो वाक्य हैं परंतु वाक्य अलग अलग हैं। अब देखेंगे हम आकृति विज्ञान, इसमें विस्तार से चर्चा की गई, जो छोटे सार्थक भागों को संदर्भित करता है जिससे शब्द बनाए जाते हैं और जिसमें जड़ें, कहने का तात्पर्य रूट से मतलब हम संस्कृत में अगर देखें तो धातु, प्रत्यय और उपसर्ग शामिल होते हैं। जब कोई पाठक किसी अपरिचित शब्द यानी कि उदाहरण के लिए अप्रत्याशित पर
आकर रुकता है तो एक विशेष उपसर्ग प्रत्यय, उदाहरण के लिए मान लीजिए अंग्रेजी में अन और एबल के बारे में जागरूकता किसी शब्द का अर्थ बदल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपयोगितावाद। संचार के सामाजिक नियमों की समझ को ये संदर्भित करता है और व्यावहारिकता में शामिल है कि जब हमारा कोई विशेष उद्देश्य होता है, उदाहरण के लिए किसी को राजी करना, वरना किसी को खुश करना, तो हम कैसे बात करते हैं। जब हम किसी विशेष दर्शक जैसे परिवार के सदस्य या फिर नियोक्ता के साथ जुड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, किस तरह से बात करते हैं। और जब हम खुद को एक विशेष संदर्भ में पाते हैं, उदाहरण के लिए एक आकस्मिक बातचीत में शामिल होना, जैसे सार्वजनिक भाषण देना। संचार की ये अक्सर निहित सामाजिक नियम सामग्री क्षेत्रों या कहें यहाँ तक कि पाठ शैलियों से भिन्न हो जाते हैं। यानी घर में बात कर रहे हैं तो हम कुछ और होते हैं, किसी दूसरे नियोक्ता से बात कर रहे हैं तो हम कुछ और होते हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर हमारे जो साथी हैं उनसे कुछ और तरह से बात कर भूमिका अदा करते हैं। और इसी प्रकार से हमें खुद ही जाकर स्टेज पर भाषण देना होता है तो उस समय हम कुछ और होते हैं। व्यवहारिकता पढ़ने की समझ में एक भूमिका निभाती है, क्योंकि पाठ से बहुत कुछ अर्थ दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए मानदंडों और सम्मेलनों के बारे में सही विचार रखने पर निर्भर करता है। पात्रों या फिर कोई भी आबादी मान लीजिए, जनसंख्या मान लीजिए, के बीच भावनाओं, प्रक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और दुविधाओं को समझने के लिए, उदाहरण के लिए और यहाँ तक कि अनुमान और भविष्यवाणियाँ करने के लिए भी मौखिक अभिव्यक्ति में उपयोगितावाद की जो है महती भूमिका है। प्रभावी समझ के लिए पाठक को पाठ की सामाजिक दुनिया का हिस्सा होना चाहिए। शब्दावली ज्ञान को बचपन से किशोरावस्था के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और उससे पहले जो है हम कहेंगे कि शिशुओं के लिए मौखिक भाषा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और उस पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि बचपन में कहने का तात्पर्य यही है कि उनमें मौखिक कार्य का उद्देश्य बालकों में आत्मविश्वास जगाना होता है और मौखिक कार्य से बालकों की झिझक दूर होती है और वे अपना अभिप्राय सरलता से समझ सकते हैं। मौखिक कार्य से बालकों को प्रभावशाली तथा रोचक ढंग से बातचीत करने का अवसर मिलता है। जिन वस्तुओं अथवा विषयों से बालकों की रुचि हो, उनके संबंध में प्रायः बातचीत करते देखे जाते हैं। मौखिक कार्य और बोलना सिखाना दोनों ही लिखना सीखने के सर्वोत्तम साधन है। यदि बालक बातचीत में अपने विचारों को अच्छी तरह व्यक्त कर पाता है तो वह अच्छी तरह से प्रवाह युक्त लिख भी सकता है। अभिव्यंजना का ये प्रारंभिक रूप ही आगे चलकर बालकों को कुशल वक्ता बना देता है। किसी जनतंत्रात्मक राष्ट्र को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो अपने विचार बोलकर दूसरों के प्रति स्पष्ट कर सके। नेतृत्व प्राप्त करने के लिए अन्य क्षमताओं के साथ ही भाषण शक्ति परम आवश्यक होती है। तो ये जो बचपन से लेकर किशोरावस्था के मध्य जो है बहुत ही बढ़ावा देना चाहिए। प्रारंभ में यद्यपि भाषा की शुद्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु बालकों की झिझक दूर हो जाने पर यदि अध्यापक बालकों के भाषा संबंधी दोषों पर ध्यान देने लगता है तो बालकों की शुद्ध और साहित्यिक भाषा बोलने की आदत बनने लगती है। ये अध्यापक के लिए बहुत सरल होता है। वार्तालाप से भाषण तक पहुँचने के लिए बालक अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु प्रश्नोत्तर, कल्पनाओं को उड़ान देने हेतु कहानी, घटना और अनुभव कथन तथा भाषा को सजीव बनाकर शैलीगत विशेषताओं के परिचय हेतु दृश्य, यात्रा और चित्रवर्णन की सीढ़ियाँ पार करता है। वाद विवाद, विचार विमर्श तथा व्याख्याओं का आधार लेकर बालक भाषण की उचित योग्यता प्राप्त करता है। इसलिए बालक को शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। ये मौखिक भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। शब्दावली के अर्थों को समझना और प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए उन शब्दों को, वाक्यांशों का उपयोग करना उसमें शामिल हो सकते हैं। बोलते समय, लिखते समय लचीले ढंग से, यहाँ तक कि रूपक के रूप में शब्द का उपयोग करने की क्षमता की ओर जो है बढ़ावा मिलता है। शब्दावली ज्ञान को बचपन से किशोरावस्था के मध्य से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गहन शब्दावली ज्ञान अक्सर EL के लिए कठिनाई का स्रोत हो सकता है, जो उनके साक्षरता विकास में भी बाधा डाल सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों की बातचीत को प्रोत्साहित करें। पीयर लर्निंग भाषा के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासकर मिश्रित आयु समूहों में सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने वाली गतिविधियों को बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। व्यक्तिगत गतिविधियों और उन लोगों के बीच संतुलन होना चाहिए जो सहयोग और चर्चा का पोषण करते हैं, जैसे कि नाटकीय खेल, ब्लॉग बिल्डिंग, वॉक शेयरिंग या बढ़ईगिरी आदि। याद रखें कि भाषा के विकास में माता पिता, देखभाल करने वाले, शिक्षक और अभिभावक मुख्य संसाधन हैं। बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन वयस्क मुख्य संवादी, प्रश्नकर्ता,
श्रोता, उत्तरदाता और बाल देखभाल केंद्र या कक्षा में भाषा के विकास और जो है विकास के निर्वाहक हैं। बातचीत को प्रोत्साहित करना जारी रखना चाहिए क्योंकि बच्चे लिखित भाषा समझने लगते हैं। प्राथमिक कक्षा के बच्चे एक दूसरे से परामर्श करके, प्रश्न उठाकर और विभिन्न स्थितियों में जानकारी प्रदान करके मौखिक क्षमताओं और कौशलों का विकास जारी रख सकते हैं। पाठ्यचर्या के हर क्षेत्र को भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है ताकि सक्रिय शिक्षार्थियों से भरी कक्षाएं शायद ही कभी मौन रह पाती हैं, यानी कि उसमें हमेशा जो है कम्युनिकेशन होता रहता है मौखिक भाषा के रूप में। अंत में कहा जा सकता है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वे संवादी हों, संवाद करने वाले हों, भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। अगर हम उनसे इस तरह से बात करते हैं जो अपेक्षा के स्तर को नहीं बढ़ाते हैं तो वे भाषाई रूप से विकसित और समृद्ध नहीं हो पाएंगे। सेल फोन आजकल हम देखते हैं कि बच्चा शैशवावस्था की में ही होता है और तब से सेल फोन का प्रयोग करने लगता है। प्रयोग इस तरह से करने लगता है कि पोएम चलाकर घर वालों ने रख दी और बालक सुन रहा है। अब सभी के सामाजिक विकास में ये बहुत कुछ छीन लेते हैं, यानी कि उसका एक तरह से मौन रहता है बालक उस समय में, वो बातचीत नहीं करता है, केवल सुनता है और देखता है। तो ये जो है सेल फोन यानी कि मोबाइल फ़ोन जो हैं सामाजिक विकास में बहुत कुछ छीन लेते हैं। ये केवल शैशवावस्था से ही नहीं है, फिर बढ़ती चली जाती है प्रवृत्ति। हर बात के लिए बालक मोबाइल पर ही डिपेंड हो जाता है। लोगों को बच्चों सहित दूसरों से बात करने की ज़रूरत है ताकि वे अपने अनुभवों से आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।